आपने अरविंद केजरीवाल की राय। अब हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दरअसल 25 नवंबर को दिल्ली की 3 सीटों कृष्णानगर, तुगलकाबाद, मेहरौली पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया। ये तीनों बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीती थी। तीनों सीटों पर जीते विधायक लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बन चुके हैं। तो फिलहाल दिल्ली की स्थिति क्या है? गुणा भाग दिल्ली विधानसभा का 67 विधानसभा की स्ट्रेंथ है। ऐसे में बीजेपी के पास अकाली दल का एक विधायक मिलाकर कुल 29 सीटें, आपके पास 27, कांग्रेस के पास 8 सीटें, अन्य 3। बहुमत से बीजेपी 5 कम है फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है 34 का। अब विधानसभा की अगर फुल स्ट्रेंथ 70 की बात की जाए और उपचुनाव होते हैं, तीनों सीटें दोबारा से बीजेपी जीत लेती है जैसे कि पहले की स्थिति थी, तो बीजेपी 32 पर पहुंच जाती है अकाली दल के एक विधायक को मिलाकर। तब भी बीजेपी जो है वो बहुमत से 4 कम। अब देखिए, अगर अन्य में से 2, क्योंकि एक शोएब इकबाल को हम इसमें नहीं गिन रहे हैं, वो साफ मना कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो अगर विनोद कुमार बिन्नी, शौकीन दोनों बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो भी बीजेपी प्लस 34 पर पहुंचती है और तब भी बहुमत के आंकड़े से 2 कम पर है बीजेपी। तो ये पूरा गुणा भाग आपने देखा और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं और आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सुधांशु मित्तल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आदत पड़ जाना किसी चीज की बुरी लत होती है। क्या बीजेपी को आदत पड़ गई है बार बार अदालत से फटकार खाने की? आज भी कुछ वैसा ही देखेंगे क्या हम? पहली बात तो अभी मैं केजरीवाल जी को सुन रहा था और मैं हैरान था कि जो देश का एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, या तो वो अज्ञानी है या झूठ बोलने का आदी है। मैं क्यों कह रहा हूं? आज जो है सुनवाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने है ऑन द वैलिडिटी ऑफ वेदर द कोर्ट कैन ऑर्डर अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली और नॉट। आज सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये बनेगी वो बनेगी, आज कुछ है ही नहीं। आज तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने एक संवैधानिक प्रश्न है जिसको उनका उत्तर उनको देना है। तो आज एडजॉर्नमेंट जो है कि दिल्ली में सरकार बन सकती है, इसको लेके कोई एडजॉर्नमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाए उसकी क्या बात कही जाए? सुधांशु जी, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि आज जिस मसले पर सुनवाई है, अब जरा दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि ये जो संवैधानिक एक समस्या खड़ी हो गई है जिसके मामले में आज अदालत में सुनवाई होगी, दिल्ली में ये नौबत आई किसकी वजह से? सुधांशु मित्तल जी, या हमारी वजह से नहीं आई जी, इन्हीं की वजह से आई है। यही सरकार बना के बीच में छोड़ के भाग गए। इन्होंने जो है सस्पेंडेड एनिमेशन में डलवा दिया। फिर एक और चीज मैं बताता हूं, झूठ क्या समझ लीजिए। कल ही आप ही के चैनल पे अरुण भाई जो है उन्होंने उजागर करा कि लोकसभा चुनाव के बाद फिर इन्होंने चिट्ठी लिखी है जी को कि नहीं देखिए असेंबली डिसॉल्व ना करिएगा जी। अरे अब आशीष खेतान से जवाब लेते हैं। आशीष खेतान, जो बात यहाँ पर सुधांशु मित्तल कह रहे हैं वही आम आदमी के मन में भी है कि अभी तो आप लोग बहुत मॉरल हाई ग्राउंड अपना रहे हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद एक बार फिर से एलजी के पास कॉल गया था चिट्ठी लेकर कि विधानसभा फिलहाल भंग मत कीजिए, संभावनाएं तलाशने दीजिए। मैं एक पहली बात ये कहना चाहूंगा कि सुधांशु मित्तल जी इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें। वो आदमी है झूठ बोलने का आदी है, क्योंकि जो आदमी सुधांशु मित्तल अपनी पार्टी में टेंट वाले के रूप में मशहूर हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें, क्योंकि मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप यहां से उठ के चले जाएंगे। मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए आपके बारे में। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा यह है कि आज दिल्ली यूपी की राह पर जा रहा है। दिल्ली में महंगाई से लोग त्रस्त हैं, दिल्ली में क्राइम हो रहा है, दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहे हैं और दंगे हो रहे हैं। आपके नेता तो इसलिए जो आप नहीं इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, मुद्दे की बात करें। जनता के हित की हम लोग बात कर रहे हैं। आज जनता के हित में है कि दिल्ली में आज एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। जनता के हित में है कि आज दिल्ली में चुनाव हुआ और भाजपा को शर्म आनी चाहिए जब वो भाजपा बीजेपी जो पिछले 8 महीनों से शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
भाजपा पिछले 5 महीनों से दिल्ली को प्रॉक्सी के रूप में, एलजी प्रॉक्सी है और भाजपा सारे पावर दिल्ली में है, उसके पास है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहते हैं। मतलब सत्ता का पूरा मजा वो चख रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता चाहती है कि चुनी हुई सरकार हो। अगर आज चुनी हुई सरकार की मांग दिल्ली की जनता कर रही है तो इसमें गलत क्या है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आरोप लगाना कि हमने कहा कि असेंबली डिसॉल्व न करिए, ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें इनकी नकार दी हैं। पिछले 8 महीनों से एलजी वही कर रहे हैं जो केंद्र में सरकार चाहती है। पहले कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं चाहती थी, आज बीजेपी सरकार चुनाव नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कब तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? हमने तो नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट का तो थोड़ी सी मर्यादा रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक विधायक घर पे बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, सुधांशु मित्तल, क्या बीजेपी दिल्ली में चुनाव से डर रही है क्या सुधांशु मित्तल, जैसा कि आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है? अब आप जरा तथ्य भी देख लीजिए। यही खड़े हुए बात करें, इनसे पूछे कितनी वोट से हारे थे ये। मतलब 8 महीने। वो कल मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी का सुन रहा था कि हमने जो काम करा था 39 दिन की सरकार में, ये उसको देख के दिल्ली की जनता जो है हमें ये करने जा रही है। अरे उसके बाद कोई हार गया तो इसका मतलब नहीं कि वो खड़े हुए। अब साहब मैं भी बोल लूं, आप भी हारे हैं। अब मैं बोल लूं ना, अब आप क्या राजनीति से बाहर हो गए? चलिए अब मेरे को बोलने नहीं दीजिए। आप बोल लीजिए। अब मैं बोल लूं ना, शांति से बोलिए। आप बौखला क्यों रहे हैं? अब आप बौखला क्यों रहे हैं? बोलने तो शांति से बोलिए। आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे कह, ठीक है भाई, मेरी शांति क्या होती है कि मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? अरे सरकार को लेकर तो आपने दिल्ली के अंदर कंफ्यूजन फैलाई रखा है। अब अपनी बातें तो दर्शकों तक आसानी से पहुंचने दीजिए। आपके अरविंद केजरीवाल जी सुधांशु जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोड़ के भागते हैं। हाँ, ये छोड़ के भागते हैं। उसके बाद कहते हैं दिल्ली की जनता को चुने हुए प्रत्याशी की सरकार होने का क्या? भैया आप तो चुने हुए थे, आप क्यों छोड़ के भाग गए? अच्छा, लोकसभा चुनाव थे, बार बार हम पे क्या कहते हैं, हम डर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 60 सीटें जीते हम लोग 70 में से। ये जो मतलब खड़े हुए तोप तमंचा जो हैं, कैसे धराशायी हुए थे जी। पूरे देश ने इनको नकारा। उसके बाद ये इल्जाम हम पे लगाए। ठीक है, चलिए मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आम आदमी पार्टी से जानेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग कर रही है आम आदमी पार्टी, इस तरीके का दबाव बनाकर कि बार बार ये मांग की जा रही है दिल्ली में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में सरकार का है और इसी सवाल पर आज एक बार फिर से अदालत में सुनवाई होनी है। 3 खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी से सुधांशु मित्तल, आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। ये सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जो सरकार का मामला है वो पूरा एक पहेली क्यों बन गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए मैम, जहाँ तक पहेली की बात है, आज ये पहेली पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है। जब पूरी तरह से दिल्ली की स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी 2 राजनीतिक दल, जो 3 मुख्य दल हैं, उनमें से कोई भी किसी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है और राज्यपाल महोदय के ऊपर केवल बुर्का पहनाकर उनको बैठा देना कि उनका जब निर्णय आएगा तब हम कोई अपना फैसला सुनाएंगे, ये पहेली पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। संवैधानिक एवं व्यवस्था के अनुसार प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से ये स्पष्ट है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत होते हैं और कैबिनेट को जो फैसला होता है वो उनको मान्य होता है। तमाम प्रवक्ताओं के जो बीजेपी के बयान आए हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष के भी उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व पहले हरियाणा में व्यस्त थे, अब महाराष्ट्र में व्यस्त हैं। जैसे ही महाराष्ट्र से निकलेंगे तब दिल्ली पर निर्णय लिया जाएगा। मैं समझता हूं एलजी महोदय को केवल मुखौटे के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल, सुन रहे हैं आप? बाकी तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कठपुतली बना के रख दिया है उपराज्यपाल को। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। आलोक जी बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। आलोक जी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक सिफारिश करी थी आपसे कि दिल्ली के असेंबली को भंग कर दिया जाए। एलजी के मार्फत आप एलजी को सिफारिश करी थी इनके कैबिनेट ने।
एलजी तो आपके हिसाब से केंद्र गृह मंत्रालय के निमित्त होते, वो आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने भंग कर दी? मैं आपके बहुत वैलिड प्रश्न सुधांशु भाई आपने लिया है। आपका जो आज आप तर्क दे रहे हैं यही तर्क था, तो 3 महीने तक लोकसभा के चुनाव, मैं एक से खत्म, मैं पहले प्रश्न पूरा कर दूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। लोकसभा के चुनाव तक आपने 3 महीने तक असेंबली को भंग कर देना चाहिए था। अगर ये गैर संवैधानिक है तो वो संवैधानिक कैसे था, ये और बतला दीजिए मुझे। जी जवाब दीजिए आलोक जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस बात का कि फरवरी के अंदर 14 या 15 फरवरी को इस्तीफा दिया गया और मार्च में आचार संहिता लागू हो गई, तो आपका 4 महीने का पहला जो तथ्य है वो तो गलत हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप हमें कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप 4.5 महीने से ठीक कैसे हैं, आप बता दीजिए। हम 1% मान लेते हैं, 20 दिन हमने वो निर्णय नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने गलत किया, कांग्रेस पार्टी को वो निर्णय लेना चाहिए था, तो क्या 4.5 महीने से आपने भी गलत किया है? जवाब जी सुधांशु जी। नहीं 20 इसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आती है। आशीष मैं आऊंगी आपके पास, जरा सुधांशु जी का जवाब ले लेते हैं। नहीं हाँ मैं वही दे रहा हूं, तो कम से कम एक बात तो तय करें। अरे भाई मैं बोल लूं, कम से कम एक बात तो तय करो कि कांग्रेस मान रही है इन्होंने गलती करी, मैं नहीं मान रहा। नहीं मैंने अगर शब्द इस्तेमाल किया है कि इन्होंने मैं गलत नहीं मान रहा हूं। अगर जिस चीज मैंने अगर शब्द इस्तेमाल किया है उसके बारे में कृपा बोलने का आपका हक ही नहीं बनता। अगर नहीं होता है अरे भाई वाह, आप मेरे पे एक इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं कांग्रेस तो सारा गलत करती है और आप सारा ठीक करते हैं, जो कि आपने खुद ने करा है। ठीक है तो चलिए आशीष की बात भी सुनते हैं। सही करे या गलत करे, आशीष आपकी दो चीज नहीं हो सकती है। देखिए जी सुधांशु मैं आऊंगी आपके पास, आशीष अपनी बात रखिए। देखिए बीजेपी या पूरी तो जो तरह आपने से करा वो सही कंफ्यूज्ड करा या है गलत करा, और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। देखिए सुधांशु जी शांत हो जाइए। एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं। देखिए इसमें बात ये निकल कर आती है कि सुधांशु जी का तर्क ये है कि जो 20-25 दिन कांग्रेस ने गलती करी आपको कोई वो गलती थी, लेकिन उससे उनको ये अधिकार मिल गया है। इस डिबेट को रेगुलेट कर रही हैं आप। अगर एक दूसरे पे इस तरह का व्यवहार होगा तो काम कैसे चलेगा? सुन लीजिए भाई, अरे आप ही तो शोर कर रहे हैं, कोई और शोर नहीं कर रहा है। सुन लीजिए, इसमें सुधांशु मित्तल जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कांग्रेस ने 20-25 दिन महीने भर जो गलती करी वो गलती थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने वो गलती करी तो बीजेपी को लाइसेंस मिल गया है उस गलती को 5 महीने तक एक्सटेंड करने का। अरे भाई दूसरे की बात भी तो सुनिए। तो इनको ये लाइसेंस मिल गया है कि अब वो लाइसेंस, अब दिल्ली में चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि कांग्रेस ने गलती करी तो हम भी वही गलती करेंगे, और कांग्रेस की गलती का कांग्रेस को जो लाभ हुआ वो लाभ हम भी लेंगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। देखिए आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप इतने पाक साफ कब से बनने लगे हैं? 21 मई को माननीय केजरीवाल जी ने उपराज्यपाल महोदय को लिख कर दिया है कि अभी आप विधानसभा भंग मत कीजिए। अरे सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सर एक मिनट, वो ठीक है, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड कब तक हम बजाएंगे? आज दिल्ली नवंबर के महीने में जा रहा है, हम फरवरी की बात करें, हम दिसंबर की बात करें, बीच में मई का महीना भी आया था, 1947 की बात करें, बार किया जा रहा है। नवंबर की चलिए मैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ। दिल्ली में सरकार या चुनाव, दिल्ली में सरकार का क्या होगा आखिर, इसी सवाल के जवाब के लिए आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखना यह होगा कि आज क्या क्या दलीलें अदालत के सामने रखी जाती हैं। 3 खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, बीजेपी से सुधांशु मित्तल हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ आशीष खेतान हैं और आलोक शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल जी, जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो अदालत की तरफ से सीधे कहा गया था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी आशीष मैं आऊंगी, बात पूरी कर लूं, मुझे आपने मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी। अच्छा ठीक है, चलिए पहले आप ही जल्दी से अपनी बात मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने दी थी ब्रेक से पहले। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो आलोक शर्मा जी ने स्थिति रखी वो बिल्कुल सही है कि आज दिल्ली में जब तक कि 2 राजनीतिक दल, या तो कांग्रेस बीजेपी या कांग्रेस आप या आप बीजेपी हाथ नहीं मिलाते हैं, सरकार नहीं बन सकती है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है। और दूसरा एलजी का यह कहना कि हम फिर से बातचीत करेंगे, किससे बातचीत करेंगे? बातचीत करने में 8 महीने लगते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इतनी छोटी सी बात और आप इतने दिनों से हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है, एलजी साहब को एक नई चिट्ठी लेके चले जाते हैं, कोई एक नया पैतरा, कोई नई चाल चल देते हैं। ठीक है आशीष, अच्छा ये बताइए, यही स्थिति जो आज आप मुझे गिना रहे हैं यहाँ पर, यही स्थिति तो फरवरी में थी ना, जब आप लोगों ने सरकार छोड़ी थी। फिर मई में आप लोगों ने यू टर्न क्यों ले लिया था?
कोई यूटर्न नहीं लिया था, सिर्फ ये कहा था कि अगर एलजी साहब एक हफ्ते में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रखते हैं तो तलाश लें। फरवरी की बात, एक हफ्ते की बात, उसके बाद फौरन चिट्ठी विड्रॉ भी कर ली थी। बात यह है कि ये कब तक इनडेफिनेटली कब तक ये संकट बना रहेगा लोकतंत्र और संविधान पर। बात लोकतंत्र संविधान की सारी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट नहीं, मुस्कुराने वाली बात ठीक है, प्रवक्ता मुस्कुराते रहे, दिल्ली की जनता रो रही है, प्रवक्ता मुस्कुराते रहे, ये प्रवक्ताओं की मुस्कुराने की बात नहीं है। लोगों के मन में देखिए ये सवाल भी आता है कि आम आदमी पार्टी सीट भी मेरी, पद भी मेरी, ये कैसे कर सकती है? लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है। नहीं, बिल्कुल आपकी भाषा जो है वो, मेरी जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दे रही है, जो पार्टी राष्ट्रपति के सामने जाकर याचिका दे रही है, वो चित भी मेरी पट भी मेरी, उसके ऊपर आरोप याचिका देने के बाद एलजी महोदय के पास भी पत्र जाता है। वो क्या बीजेपी कोर्ट गई है? क्या कांग्रेस कोर्ट गई है? देखिए फरवरी के महीने से कोर्ट में कौन है? फरवरी के महीने आज कोर्ट में जाने के बाद भी आपने के सामने जवाब लिया है, उसी क्योंकि आम आदमी कोर्ट में गई है। क्या आपने कहा कि अभी डिसॉल्व नहीं किया जाएगा? आप जाके कोर्ट में जिराद करिए। आपने कोर्ट में ये बात कही, आपकी बात नहीं सुनी। आपने कांग्रेस से कोर्ट में दे चुके हैं। आपने कांग्रेस से कहीं ना कहीं अपने बहुमत के लिए अनुमोदन किया, आपकी दलील नहीं सुनी। जनता को गुमराह करने का काम जब आपकी मदद नहीं की, कांग्रेस ने मना कर दिया, तब आपने चुनाव में जाने का फैसला लिया। और अगर बीजेपी करेगी, बीजेपी को भी सबक सिखाएगी। आपने कांग्रेस से समर्थन का अपना जो आखिरी प्रयास था वो भी किया है। ठीक है सुधांशु मित्तल, लेकिन इस तमाम स्थिति में आखिर में बात आकर यहाँ पर टिकी कि अब नौबत ये आ गई है कि बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति में जुट गई है। इसी वजह से वो नहीं चाह रही है कि दिल्ली में फौरन चुनाव करवाए जाए। सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। पहले ये आम आदमी के जो प्रवक्ता हैं ये तो बोलना शांत कर दें, क्योंकि यहाँ पे तहजीब से एक जो है चर्चा हो रही है। उस चर्चा के अंदर चिल्लाना चीखना अगर यही करते रहेंगे तो क्या चर्चा होने वाली? आप ही बोल रहे हैं। असली बात देखिए, गुनाह किसी के, आप घरे में किसी और को खड़ा करना चाह रहे हैं। पहले एक पे आता हूँ, पहले आम आदमी पे आता हूँ मैं जी। नहीं, आम आदमी पे मत आइए आप सुधांशु जी, दिल्ली को जनता चाहिए। बात पूरी करने दीजिए। अच्छा मैं बोलूं वैसे, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपके पास। इस वक्त हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, अदालत से क्या खबर मिल रही है? और ये बहुत जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो पिछली बार जो एक टिप्पणी की शक्ल में अदालत की तरफ से सवाल आए थे कि आंकड़े के बगैर सरकार कैसे बनेगी, उसका जवाब हो सकता है कि सरकार और उपराज्यपाल की तरफ से दिया जाए। हालांकि आज जो सुनवाई होनी है वो केंद्रित रहने ऐसी बात की तरफ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे सकता है सरकार गठन से जुड़ा उपराज्यपाल को, क्या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मुख्य रूप से सुनवाई इस मसले पर होगी। अभी थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार उस बात का जवाब देती है या नहीं देती है। जी निपुण, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो अहम बात जो इस वक्त निपुण सहगल बता रहे हैं कि पिछली बार सुनवाई के दौरान जो सवाल अदालत की तरफ से पूछा गया था कि आखिरकार दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे, तो अहम बात यह कह रहे हैं निपुण सहगल कि आंकड़ा पेश किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से। निपुण, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या एलजी बाकायदा आंकड़े पेश कर सकते हैं? मतलब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोर टेस्ट अदालत में हो रहा है। जी नहीं, अभी ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पिछली सुनवाई के दौरान यानी कि परसों किया था, ये आदेश की शक्ल में नहीं था कि आप आंकड़े पेश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जताई थी। ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि उपराज्यपाल की तरफ से कोई आंकड़ा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। अब से कुछ वक्त में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सुनवाई केंद्रित रहेगी इसी बात पर कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश अपनी तरफ से दे या न दे। ठीक है निपुण सहगल, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल आपसे यह है कि पिछली बार भी अदालत की तरफ से कहा गया था कि केंद्र सरकार सुनवाई के दिन ही क्यों एक नई दलील के साथ आ जाती है। ऐसे में कल फिर से उपराज्यपाल ने कह दिया कि हम संभावनाएं तलाशेंगे, तमाम राजनीतिक दलों से बात करेंगे। एक बार फिर से मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है क्या सुधांशु मित्तल? पहली बात मैं जो फिर कह दूं, निपुण जी आपको जो बतला रहे हैं वो सत्यता नहीं है। आज का विषय ये अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चला गया है।
जिस केस की आप बात कर रही हैं वो केस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नहीं था, उनके सवाल जवाब अलग थे। आज ये केस जो है संवैधानिक पीठ जो है उसके सामने है इस प्रश्न पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह निर्देश दे सकती है या नहीं दे सकती है कि असेंबली को आप बर्खास्त कीजिए या नहीं करिए। आज प्रश्न ही दूसरा है, इसलिए आंकड़े वांकड़े ये सब इनका कोई आज प्रश्न ही नहीं है। और ये कोई आज अभी कोई फैसला नहीं, क्योंकि आज मेंटेनेबिलिटी पे पहले बहस होगी कि क्या ये जो बात है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। मेंटेनेबिलिटी जब तय हो जाएगी उसके बाद इसमें विस्तृत आर्ग्यूमेंट होंगे, चर्चाएं होंगी, पक्ष रखे जाएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मामला बहुत गहरा मामला है कि क्या उच्चतम न्यायालय सरकार को निर्देश दे सकता है कि एक असेंबली को आप भंग करिए या नहीं करिए। इतने सर ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार अदालत की तरफ से कहा गया था कि कब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर रखेंगे आप, कब तक आप जनता को जो लोकतंत्र के अंदर आम आदमी का अधिकार होना चाहिए कि चुनी हुई सरकार उस पर राज करे, उससे वंचित रखेंगे आप। यकीनन ये बहुत गंभीर मामला है सर, ये तमाम सवाल जनता के सामने है। इसी वजह से तो सीधा सवाल बीजेपी से बनता है, आप क्यों नहीं कह देते कि हाँ कोई गुंजाइश नहीं है, मामला खत्म हो, चुनाव करा दिए जाएं। जी 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 पहले मैं आपको पहले बता दूं, जिस गंभीरता के मामले को आप बात कर रही हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिए जहां पे ये सारा लिखा हुआ है। चर्चा के दौरान टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता। तो कृपा करके दोनों चीजों के बीच का फर्क हम लोग समझ ले। हम लोग कहीं एक और चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट वही कहता है जो वो लिखित में देता है, उसके अलावा कुछ और नहीं। ये तमाम टिप्पणियां पढ़ के सुना देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहा जाए, यहाँ पर कोई आदेश इसको नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के। सुधांशु मित्तल जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, और आशीष खेतान से मैं यहाँ पर जरा जवाब चाहूंगी क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं जवाब देने का। जी आशीष। देखिए, आज सबसे बड़ा सवाल दिल्ली में ये है, ये कानून मत सिखाएं और 5 सदस्यीय बेंच को सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी कानून मत सिखाएं। आज सवाल जनता की कोर्ट में है। हम कह रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जनता की कोर्ट में तो सरकार बनेगी। जनता जानना चाहती है कि आज दिल्ली में बिना तोड़फोड़, बिना खरीद फरोख्त, बिना हॉर्स ट्रेडिंग के सरकार बन सकती है, बिना डिफेक्शंस के, बिना वॉकओवर्स के, बिना एमएलएस को खरीदे के सरकार बन सकती है। और उसका जवाब है नो। आज बिना खरीद फरोख्त के सरकार नहीं बन सकती है दिल्ली में। दिल्ली की जनता को एक ईमानदार सरकार चाहिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया के थ्रू सरकार चाहिए, ये खरीद फरोख्त की सरकार नहीं चाहिए। इनका वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह डागर हमारे स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, हमारे एमएलए को 4 करोड़ रुपए देते हुए 4 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहे थे। शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप सबके पास। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, और अहम बात यही कि इस वक्त दिल्ली की जनता को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है, आखिरकार ये अधिकार कब मिलेगा दिल्ली के लोगों को। और हम सीधे रुक करेंगे। इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने जज की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं उसकी तारीफ की है। बहुत अहम खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है। बार बार जिस बात का जिक्र यहां पर सुधांशु मित्तल कर रहे थे कि संवैधानिक जो बेंच है वहां पर आज ये मामला जाएगा, तो वहां तारीफ की गई है जज के प्रयासों की। हम सीधे रुक करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या कहा गया है? देखिए, आज की सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश अचल दत्तू, जो कि 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की बगैर किसी पक्ष ने कुछ कहा उससे पहले कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल सभी पार्टियों को बुला रहे हैं और सरकार गठन पर विचार विमर्श होने वाला है। ये एक सकारात्मक बात है और हमें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए वो कोई उचित निर्णय पे बहुत जल्द पहुंचेंगे। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपराज्यपाल के जो प्रयास हैं उसकी तारीफ की गई है जजेस की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उपराज्यपाल की तरफ से, कल एक बयान उपराज्यपाल की तरफ से सामने आया था कि वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों को वो बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इस प्रयास की उपराज्यपाल की तारीफ की गई है अदालत की तरफ से। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
खबर दिल्ली में सरकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। आपको बता दें कि 11 नवंबर अब सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है। लेकिन आज जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जजेस की तरफ से उपराज्यपाल की तारीफ की गई। जजों ने कहा कि उपराज्यपाल के प्रयासों की तारीफ की जानी चाहिए और उपराज्यपाल जो प्रयास फिलहाल कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि किसी नतीजे पर पहुंचेंगे उपराज्यपाल। तो एलजी की तारीफ आज अदालत में हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर तक सुनवाई अब इस मामले की टल गई है। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, क्या हुआ अदालत में आज? देखिए, अदालत में आज बहुत संक्षिप्त सुनवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई शुरू होते ही एक तरह से आज की सुनवाई का मूड तय कर दिया चीफ जस्टिस ने, ये कहते हुए कि हमने अखबारों में पढ़ा है कि उपराज्यपाल सभी पार्टियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक कदम है और हमें उम्मीद है कि इससे कोई हल निकलेगा। इसके बाद सरकार की तरफ से इस सिलसिले में बताने की कोशिश की गई और कुछ पक्षों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार लगभग 10 मिनट चली कार्रवाई के बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम 1 हफ्ते के लिए मामले को एडजर्न कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इस सारी प्रक्रिया से क्या परिणाम निकलता है। इसके बाद 11 नवंबर को सुनवाई होगी। और तो अब देश में अल्पमत की सरकारें भी रही हैं। जी, जब शुरुआत हुई थी सुनवाई की उस समय उपराज्यपाल। मैं लौटूंगी आपके पास निपुण सहगल, इस वक्त सुन लेते हैं जरा वकील क्या कह रहे हैं। तो क्या हुआ कोर्ट में? पहले इंग्लिश में ले लें। हिंदी में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जी बताइए। जी अमन जी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भाई उतना 1 फुट जी आता है। अरे ठीक है भाई, हो गया, शुरू करें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स वन एट अ टाइम। हाँ, ऑब्जर्वेशंस दिए कोर्ट ने कुछ, जिसमें राज्यपाल के कदम की बात की गई, जिसमें संभावनाएं तलाशी जाने की तारीफ की गई। वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, हमें बताएं। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज़ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई दलील लेते हुए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स है एलजी की तरफ से। नहीं, बल्कि आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस भी नहीं किया पिटीशन की सुनवाई के लिए कुछ ऐसा, और कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। सेक्शन 50 के तहत इस प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की अवधि 1 वर्ष है और उसके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी अगर कोई तलाशता है एक वायबल गवर्नमेंट देने की या बाकी पार्टियों को चर्चा के लिए बुलाता है, तो उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, बल्कि वो संविधान संगत है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे उनके भी कॉन्सोनेंस में है। क्या अल्पमत सरकारों को लेकर कोई टिप्पणी की है अदालत ने? जी, अल्पमत सरकारों को लेकर के कोई सरकारें इस देश में पहले बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो संवैधानिक पोजीशन है ये कहा है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आर नोन टू बी देयर, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रहे हैं और वो सब पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि कोर्ट शायद उस पॉलिटिकल थिकेट में या पॉलिटिकल क्वेश्चंस में उतना नहीं जाना चाहता है। तो ये सब व्यूज़ एक्सप्रेस किए कोर्ट ने कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स भी रही हैं। स्वयं आम आदमी पार्टी का एक क्लेम था कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है 11 नवंबर को। आप दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, क्या दिल्ली बीजेपी अभी भी अपने पत्ते खोलेगी या फिर एलजी के बुलावे का इंतजार ही करती रहेगी? नहीं, मैं अभी बीजेपी का सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और उस बिना पे बोल रहा हूँ। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब भी कोई ऐसा इन्विटेशन आता है जहाँ कंसल्टेशन के लिए, सरकार बनाने के लिए, जो भी,
तो उस समय हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इस विषय को कंसिडर करेगा और इस पे एक स्ट्रक्चर्ड व्यू लेगा और सबके साथ शेयर करेगा। अभी ये क्वेश्चन प्रीमेच्योर है क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई इन्विटेशन नहीं। बोर्ड ने कहा कि आज के हमने न्यूज आइटम्स में देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक पॉजिटिव मूव है, ये क्या एग्जैक्टली कहा था, थोड़ा बता दें। नहीं, कोर्ट ने इस बात का नोट लिया कि जो एलजी ने ये बात कही है, एलजी महोदय ने, कि सरकार बनाने की संभावनाओं को वो एक्सप्लोर करेंगे और पार्टीज को कंसल्ट करेंगे, उस बात को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उसको एक्नॉलेज किया और इसको कहा कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और अब देखते हैं आगे क्या होता है और 11 नवंबर को ये फाइनल हियरिंग के लिए लगा। ये बताइए कांग्रेस का क्या कहना था इसमें, उनके जो वकील हैं परासरन, वो क्या कह रहे थे? नहीं, कांग्रेस का भी और हम लोगों का भी कहना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो दिल्ली की दूसरे स्टेट से थोड़ी अलग है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों हैं और बाकी स्टेट्स अलग हैं, तो दोनों एक डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है दोनों के लिए। और ये आर्टिकल 239A के तहत दिल्ली में जो है कोई भी अगर कानून बनाना हो तो अगर लेजिस्लेचर सस्पेंडेड एनिमेशन में भी हो तो यूनियन लेजिस्लेचर वो स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे इनैक्ट कर सकता है। जैसा आपने देखा कि इस साल का दिल्ली का बजट जो काफ़ी अच्छा बजट अप्रिशिएट किया गया वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने और प्रेजेंट किया था और पार्लियामेंट से उसको पास कराया गया। तो कुल मिलाकर ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम यूनियन टेरिटरी की और स्टेट की अलग है, यही बात वो कह रहे थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस एक्चुअली आज के आर्गुमेंट से अपने क्या कहना चाह रही थी? नहीं, कांग्रेस और क्या कहना चाह रही थी ये तो कांग्रेस पार्टी बताएगी। मैं जो उसमें लीगल पॉइंट है वो मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसको वो एक्सप्लेन कर रहे थे। इसको आज की हियरिंग को समअप करते हैं तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एलजी साहब की तरफ से जो जवाब दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उससे संतुष्ट है फिलहाल आज? सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दिए उससे तो यही लगता है और अब 11 तारीख को इसको रखा है और उसी का समय दिया है कि बाकी जो भी प्रोसेस है वो प्ले आउट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट कि एलजी सभी पार्टीज़ को, उन्होंने ऐसा कहा है शायद कि सभी पार्टीज़ को बुला के कंसल्ट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद वो अपना एक व्यू फॉर्मुलेट करेंगे और फिर वो सभी के साथ शेयर करेंगे। यानी साफ तौर पर अगर आज की सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एलजी ने अपना पक्ष रखा, सुप्रीम कोर्ट उससे कुछ हद तक संतुष्ट भी नजर आई है। हमारे साथ निपुण मौजूद है। निपुण, आप कोर्ट में मौजूद थे, क्या? जी अंकित, लौटेंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में सरकार के मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं। मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर के साथ।